प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको देश के भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसके बारे में बता रहा हूं। यह देश का जो भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना है, ये आईएएस है, आरएएस है, नेट, स्लेट आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न है जो आता रहता है। तो ये कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये एक अच्छा टॉपिक है। देश के भौगोलिक चक्र की संकल्पना। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय है। डेविस महोदय ने सर्वप्रथम 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित स्थलखंड अपरदन प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समप्राय मैदान में बदल जाता है। अर्थात डेविस महोदय ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश के रूप में किया था। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों का निर्माण और विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा अवस्थाओं का प्रभाव होता है। अतः डेविस ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। अर्थात संरचना का मतलब है कि स्थलीय भाग कठोर या मुलायम है, पहाड़ी है या मैदानी है, या ऊबड़ खाबड़ है, किस तरह की स्थलीय भाग की संरचना है। प्रक्रम के रूप में डेविस महोदय ने नदी को लिया है, लेकिन प्रक्रम के अंतर्गत जल है, वायु है, ज्वार भाटा है, लहर है आदि को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डेविस ने केवल नदी के जल को ही प्रक्रम के रूप में लिया है। अवस्था का मतलब होता है समय, अर्थात कोई भी उत्थित स्थलखंड वापिस समप्राय मैदान या समतल होने में कितना समय ले रहा है, तो इसको डेविस महोदय ने बताया। डेविस महोदय का जो ये सिद्धांत है, इसको हम त्रिकटीय सिद्धांत के रूप में या ट्राइकोटिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि डेविस का जो सिद्धांत है वो संरचना, प्रक्रम और समय पर आधारित है, इसीलिए डेविस महोदय ने इसे ट्राइकोटिक सिद्धांत का नाम भी दिया है। इसके बाद डेविस महोदय ने बताया उत्थान और अपरदन। डेविस महोदय ने बताया कि जैसे ही स्थलखंड पर सबसे पहले जो उत्थान प्रारंभ होता है, अर्थात पहले उत्थान होगा और जैसे ही उत्थान समाप्त होता है उसके बाद में अपरदन प्रारंभ होता है। तो डेविस ने बताया कि उत्थान की अवधि छोटी होती है, जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपरदन नहीं होता है, परंतु जैसे ही उत्थान समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है उसके बाद में अपरदन है जो अपरदन कार्य प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता रहता है। इस तरह उत्थान और अपरदन कभी साथ साथ नहीं चलते। डेविस का ये मत अधिकांश विद्वानों, भूगोलवेताओं आदि ने इसको नकारा है और उन्होंने बताया कि यह एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि अपरदन कभी भी उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है। जैसे ही स्थलखंड पर उत्थान होता है अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन डेविस महोदय ने बताया कि पहले उत्थान होता है और जैसे ही उत्थान समाप्त होता है उसके बाद में अपरदन प्रारंभ होता है। जैसे कि डेविस ने बताया कि उत्थान और छोटी अवधि, अर्थात उत्थान छोटी अवधि में होता है और अपरदन लंबी अवधि, अर्थात अपरदन एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और अंत में जाकर चक्र का अंत होता है। तो डेविस के भौगोलिक चक्र की इस संकल्पना को ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। डेविस ने बताया कि भौगोलिक चक्र को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दो वक्र बताए गए। एक यूसी का मतलब है ऊपरी वक्र और दूसरा है एलसी का मतलब है निचला वक्र, अर्थात दो वक्र यहाँ पर दिखाए गए। ऊपरी वक्र स्थल रूप के उच्चावच भाग को तथा निचला वक्र घाटी की तली को प्रदर्शित करता है। लंबवत रेखा के सहारे स्थलखंड की ऊंचाई तथा कैखे के सहारे स्थलखंड की ऊंचाई को दिखाया गया तथा और प्रक्रम के रूप में यहाँ पर नदी को लिया गया है तथा क्षैतिज रेखा के रूप में कैखे
क और ग के सहारे समय दिखाया गया है। प्रक्रम के रूप में नदी को लिया गया है। अब ए ब रेखा प्रारंभिक उच्चावच को प्रदर्शित करती है तथा स ब रेखा अंतिम व अधिकतम उच्चावच को दिखाती है। प्रथम अवस्था में केवल स्थलखंड का उत्थान हो रहा है। दूसरी तथा तीसरी अवस्था में स्थलखंड का अपर्दन दिखाया गया है, जो कि अपर्दन के द्वारा स्थलखंड नीचा होता जाता है। प्रथम अवस्था स्थलखंड में उत्थान की अवस्था है, कुछ चक्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अंतिम दो अवस्थाओं में चक्र क्रम से तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीर्णावस्था से होकर गुजरता है, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कैसे ख ऊंचाई को प्रदर्शित करता है तथा क और ग समय को प्रदर्शित करता है, जो कि आधार तल है। इसमें क स्थान से उत्थान प्रारंभ होकर क और ए ब व ये तक चलता है। इस तरह इसे जो चक्र है डायग्राम है, इसमें इस तीन अवस्थाओं को दिखाया गया है। प्रथम अवस्था में स्थलखंड का उत्थान प्रारंभ होता है तथा यह उत्थान कैसे प्रारंभ होकर ए तथा यह बिंदु तक चलता है एवं ब के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है और अपर्दन के अभाव में ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रथम अवस्था में केवल स्थलखंड का उत्थान होता है, अपर्दन कार्य नगण्य होता है और स्थलखंड के उत्थान के साथ साथ उच्चावच और ऊंचाई दोनों में निरंतर वृद्धि होती है। दूसरी अवस्था यह ए के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है तथा अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। ऊपरी वक्र पर विभाजक के शीर्ष तथा चोटियों पर जो अपर्दन नहीं होता है, परंतु निचली वक्र पर अपर्दन सर्वाधिक होता है, जिसमें नदियों की घाटियां अधिक गहरी होती जाती हैं, जबकि कटक के जो ऊपरी भाग है अपर्दन से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि उत्थान स्थगित हो जाता है तथा शीर्ष भाग अपर्दन रहित होते हैं। अतः ऐसे स रेखा यह वे के समानांतर होती है। जो ऊपरी वक्र जो जिसमें ग्राफ में दिखाया गया है, वहां पर ऐसे रेखा है वो यह रेखा के समानांतर होती है, क्योंकि इस अवस्था में द्वितीय अवस्था में केवल नदी की घाटियां हैं वो गहरी होती जाती हैं, लंबवत कटाव होता है, केवल क्षैतिज कटाव नहीं के बराबर होता है। इसके बाद में यह रेखा निरंतर झुकती जाती है और परिणाम स्वरूप परम ऊंचाई स्थिर होती है, परंतु उच्चावच निरंतर बढ़ता जाता है। अर्थात उच्चावच वो निरंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि नदियां अपनी घाटी को गहरी करती जाती हैं। यह चक्र ग की तरुणावस्था का लक्ष्य है। स ब रेखा अधिकतम उच्चावच को प्रदर्शित करती है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था का समय सबसे अधिक लंबा होता है तथा इसके अंतर्गत अपर्दन चक्र की प्रौढ़ावस्था तथा जीर्ण अवस्था को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इस अवस्था में आकर नदी का जो लंबवत कटाव है वो लगभग समाप्त हो जाता है और नदी अब क्षैतिज कटाव के द्वारा अपनी घाटी को चौड़ी करती हुई जाती है। क्षैतिज अपर्दन भी प्रारंभ, क्योंकि इसमें अब जो क्षैतिज अपर्दन है वो प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण ऊपरी वक्र जो कि पहले ऊपरी वक्र जो कटक के शीर्ष भाग थे वो भी अब अपर्दन से प्रभावित होते हैं और वहां पर भी अपर्दन होना प्रारंभ हो जाता है। लंबवत अपर्दन की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है, क्योंकि लंबवत अपर्दन अब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप परम ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों में निरंतर घटने लगते हैं, या दोनों की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यह अपर्दन चक्र की पूर्ण अवस्था का समय होता है। इस समय नदियां क्रमबद्ध हो जाती है, अर्थात नदियां अपने आधार तल को प्रारंभ करती है तथा संतुलित परिच्छेदिकाओं का निर्माण करती है, क्योंकि नदी अब लंबवत अपर्दन की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करती है, जिससे कि नदी को जो तटीय भाग है वो उनमें निरंतर कटाव होता जाता है। नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है और विभिन्न परिच्छेदिकाओं का निर्माण करती है। अब इसके बाद लंबवत अपर्दन पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा क्षैतिज अपर्दन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जिस कारण ऊपरी वक्र तीव्रता से नीचे झुकता जाता है, क्योंकि जो पहाड़ या ऊंचे भाग है उनकी चोटियों पर निरंतर कटाव होता हुआ जाता है। परिणाम स्वरूप उच्चावच
तेजी से विलीन होने लगता है और अंततः स्थलखंड एक आकृतिहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने इस बचे हुए जो समतल मैदान है इसको पेनीप्लेन की नाम दिया है, अर्थात जो समतल मैदान है उसको डेविस ने पेनीप्लेन का नाम दिया है। इस पेनीप्लेन की जो सामान्य सतह पर कठोर चट्टानों के भाग अपरदन के अवशेष के रूप में दृष्टिगत होते हैं, अर्थात जो समतल मैदानी भाग है वहां पर कठोर चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टीलों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टीले हैं उन्हें डेविस ने मोनार्ड नाक का नाम दिया है, अर्थात यह जीर्ण अवस्था होती है। इसके बाद इस सिद्धांत की आलोचना है। भूगोलवेताओं व विद्वानों ने इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की हैं। उन्होंने पहले आलोचना है, उन्होंने बताया कि जर्मन विद्वानों ने चक्र नामावली को भ्रामक बताया है, अर्थात जो डेविस ने जो चक्र नामावली दी है उसको अधिकांश जर्मन विद्वानों ने इसे भ्रामक बताया गया। ओ माल मौर्य ने बताया कि डेविस ने अपरदन चक्र की संकल्पना का आवश्यकता से अधिक साधारणीकरण कर दिया है, अर्थात उसे कहता है कि जितना डेविस को बताना चाहिए था उससे अधिक इसने इस चक्र को बताकर इस सिद्धांत के जो साधारणीकरण है वो अधिक कर दिया है। तीसरा है डेविस के उत्थान तथा अपरदन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक है, अर्थात अपरदन तथा उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे कि बताया गया कि डेविस ये कहता है कि पहले स्थलखंड पर उत्थान प्रारंभ होता है और जैसे ही उत्थान समाप्त होता है तो उसके बाद अपरदन कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन अधिकांश विद्वानों व भूगोलवेताओं ने इस बात को अस्वीकार किया है और उन्होंने यह बताया है कि जैसे ही स्थलखंड पर उत्थान होता है तो अपरदन भी अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, लेकिन उन्होंने बताया प्रारंभ हो सकता है कि उत्थान अधिक हो और अपरदन कम हो, लेकिन अपरदन कभी भी उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है। चौथा है डेविस ने उत्थान की प्रक्रिया को त्वरित तथा अनायास बताया है। यह मत भ्रामक है। उत्थान का समय लंबा होता है जिसके दौरान उत्थान विभिन्न गतियों से संपादित होता है, अर्थात उत्थान है वो लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत है, करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, लेकिन वो आज भी हिमालय पर्वत का है वो उत्थान हो रहा है, अर्थात अपरदन के साथ साथ वहां उत्थान भी चल रहा है। पांचवा डेविस महोदय का यह मत है कि स्थलखंड उत्थान के पूर्व हो जाने पर लंबवत समय तक स्थिर अवस्था में रहता है, अर्थात जो कि ये एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि उत्थान और अपरदन ये निश्चित नहीं है कि उत्थान भी चलता है अपरदन भी चलता है, तो उत्थान एक बार होने के बाद में समाप्त हो जाता है, क्योंकि उत्थान प्रक्रिया और अपरदन के साथ साथ चलती हुई रहती है। छठा है हैक है, चोले और स्टालर आदि विद्वानों ने स्थल रूपों की ऐतिहासिक विकास संकल्पना का खंडन करते हुए अपरदन चक्र के पूर्ण अस्थिरीकरण का नारा लगाया तथा उन्होंने बताया कि ये अपरदन चक्र की संकल्पना को जो उन्होंने जो नाम दिया है उन्होंने इसको गतिक संतुलन सिद्धांत का नाम इन्होंने दिया है तीनों ने, अर्थात इन्होंने जो भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है इसकी उसको भी इसको नकारा है। तो ये विद्यार्थियों ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये तैयार है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। स्टॉप कर दिया करो यहाँ से।